हेलो गाइस। तो ड्रामे की स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है लिंचिन। और लिंचिन इस वक्त अपने डैड की कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ आई हुई है। एक्चुअली उसे अब हर टाइम पर एक बॉडीगार्ड के साथ की ज़रूरत है क्योंकि थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी आई साइट ख़त्म हो गई थी, वो ब्लाइंड हो चुकी है। उसका बॉडीगार्ड जो कि बहुत हैंडसम है और हमारे ड्रामे का हीरो भी, उसका नाम है जाओमो। यहाँ पर लिंचिन को उसके फियोंसी चीशान की कॉल आती है जो उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ ना आना, यहाँ पर ट्रैप है, तुम्हारे लिए ख़तरा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, डैड की कंपनी है, मुझे ही संभालनी होगी। वो हर खतरे का सामना करने को तैयार थी, लेकिन वहाँ पर अंदर बॉडीगार्ड्स को जाना अलाउड नहीं था। तो जाओमो ऐसा करता है कि अपना नेकलेस उतारता है और उसके गले में पहना देता है। उससे कहता है कि इस पर एक बटन है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी खतरा हो, तुमने इसे प्रेस करना है और मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वो अंदर जाती है तो पता चलता है कि उसके फियांसे चीशान को उन्होंने पकड़ा हुआ है और वहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं। वो लोग लिंचिन को तंग करने लगते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और उससे जबरदस्ती साइन कराना चाहते थे। कहते हैं कि मिस्टर लिन की तो डेथ हो गई है, तो अब कंपनी तुम जैसी ब्लाइंड लड़की नहीं संभाल सकती, इसलिए सीईओ की पोस्ट हमें दे दो। उसके शेयर्स वो लोग अपने नाम कराना चाहते थे। इसी बीच वो नेकलेस पर मौजूद बटन दबा देती है और उसके बाद वो उससे छीनने की कोशिश करते हैं तो उसके डैड का रुमाल जो उनकी आखिरी निशानी थी वो भी वहां पर गिर जाता है। अब वो उस बेचारी का हाथ भी कुचल देते हैं और इसके साथ साथ उस रुमाल को भी वो जला देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम इसको तो बचा नहीं सकी तो अपने डैड की कंपनी को क्या बचाओगी। उसी टाइम पर नीचे जाओमो अपनी बॉस को बचाने के लिए वहां के बहुत सारे फाइटर्स और गुंडों से लड़ाई कर रहा था। उन सब को खत्म करता हुआ वो ऊपर एन टाइम पर पहुंच जाता है जब वो उसे जबरदस्ती थंबप्रिंट लगवाने ही वाले थे। वो आता है और लिंचिन की सुरक्षा करता है, उसे कैरी करता हुआ वहां से भगा कर ले जाता है। यहाँ पर जब वो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। यहीं पर ही जाओमो उसके फेस पर हाथ रखकर उसे शांत होने को कहता है और यही वो मौका था कि लिंचिन को कुछ यादें आने लगती हैं। जब उसकी आंखें ठीक थीं तब उसके डैड की डेथ हुई थी और उसी दिन उसके घर में कोई घुसा था और वो बोलती है कि तुम ही थे। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही बोला था और बस वो शॉक की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपने घर में थी। जाओमो ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर वो उसे फीवर की मेडिसिन देने लगता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक मर्डरर हो, तुम मेरे करीब ना हो, मुझे तुम पर शक है, तुमने ही मेरे डैड को मारा है और अब तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो। वो आगे से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है और तुम मुझे फायर भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर हायर किया है। वो उसे उसके डैड की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसने जाओमो के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन लिंचिन कहने लगती है ठीक है, फिर मुझे चेक करने दो कि तुम कौन हो, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा। इसके साथ ही फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन बॉडीगार्ड्स की तवज्जो हटाने के लिए जाओमो ने उसे एक फोस्ट किस भी कर ली थी और इसी किस की वजह से गुस्से में आकर लिंचिन ने पास पड़ा चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया था और अब उसे लगता था कि वो घाव इतना गहरा तो था कि उसका निशान आज भी इसकी बॉडी पर होगा। उससे कहने लगती है ठीक है, फिर मुझे चेकिंग करने दो, अपने कपड़े उतारो। वो आगे से बोलता है तुम्हें थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए मिस लिंचिन, तुम इंगेज्ड हो। लेकिन लिंचिन का इन बातों का कोई मूड नहीं था। वो उसकी शर्ट भी उतरवा लेती है और उसके बाद उसकी बॉडी को छूने लगती है। उसका हाथ जैसे ही उसके हार्ट के करीब पहुंचता है तो लिंचिन फील कर सकती थी कि उसकी हार्ट बीट कितनी तेज हो रही है। वो पूछती है तो वो कहने लगता है कि पहली दफा किसी लड़की ने ऐसे छुआ है, हार्ट बीट तो फास्ट होगी ही सही, इट्स नेचुरल। और फिर उसके बाद वो वही घाव देख लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे यहीं पर ही स्कार क्यों है जहाँ पर मुझे तलाश थी। अब वो उसे अपनी बॉडी पर डिफरेंट जगहों पर टच करके दिखाता है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार थे। वो कहता है कि मेरी तो ड्यूटी ही ऐसी है। तो लिंचिन जल्दी में वहां से निकल जाती है, वो नर्वस हो गई थी। अब वो जाती है सीधी चीशान के कमरे में जो कि उसका फियोंसी था और उसके फियोंसी के पास उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी यूवे एक्चुअली लिंचिन के घर में ही रहती थी। वो उसके एक हाउसकीपर की बेटी थी और बचपन की फ्रेंड भी, और वो ऐसी फ्रेंड थी जिस पर लिंचिन को अंधा भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही चीशान के साथ उसे चीट कर रही होगी। लिंचिन इस वक्त बहुत डरी हुई थी और वो चीशान को कहने लगती है कि जो मेरा बॉडीगार्ड है उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उस दिन मेरे घर में घुसा था जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी। इसने पहले मेरे कमरे में छुपने की कोशिश की और उसके बाद ये मेरे डैड से मिलने के लिए ऊपर गया था। मेरे डैड और इसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे लगता है कि यही मेरे डैड का मर्डरर है और अब मेरे घर में ही घुस चुका है।
लेकिन ची शान उसे शांत कराता है और कहता है कि ये सब सदमे की वजह से तुम्हारा वहम भी हो सकता है। उस दिन कोई भी सस्पिशियस हरकत नहीं हुई थी, ना ही फुटेज में कोई आदमी पकड़ा गया है जो घर में ज़बरदस्ती घुसा हो। तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं हुआ था, उनकी एक नेचुरल डेथ थी। और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी उसी दिन सीढ़ियों पर भागते हुए उसके सिर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी और उसे टेम्परेरीली विजुअल प्रॉब्लम्स हो गए थे। खून जमने की वजह से वेसल्स पर दबाव आया था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि समय के साथ ही बिल्कुल ठीक भी हो सकती है और इसकी आईसाइट वापस भी आ सकती है। उधर हमें बॉडीगार्ड हमारे हीरो को दिखाते हैं, जो कि लिन शिन के सोने के बाद उसके डैड की स्टडी में जाता है। वहाँ पर लॉकर खोलकर वो किसी डॉक्यूमेंट की तलाश में लगा हुआ था कि इतने में लिन शिन को शक होता है और वो उसी कमरे में पहुँच जाती है। मुँह बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने में लिन शिन के ऊपर एक बुक गिरने वाली थी। उसको चोट ना लग जाए इसकी वजह से मुंह आगे आकर उस बुक को पकड़ लेता है। बेशक वो खुद भी पकड़ा गया था, लेकिन वो लिन शिन को घायल नहीं होने दे सकता था। यहाँ पर वो दोबारा से मुंह से कहने लगती है कि मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है और मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस भी तलाश करके ही रहूंगी। वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। अगर मैंने तुम्हारे डैड को मारा होता तो इस वक्त जिंदा तुम भी ना होती। इतने में शोर सुनकर ऊपर से चीशान और यूवे भी वहां पहुंच जाते हैं। लिन शिन कहने लगती है कि डैड के स्टडी में एक कैमरा छुपा हुआ है, मुझे इसकी फुटेज चेक करानी है। और यहाँ पर मुंह अपने हाथों से वो कैमरा उतार कर उसको देता है। वो कहती है कि तुम डरे हुए हो तभी इतने ठंडे हो। और उसके बाद वो यूवे को वो कार्ड दे देती है और कहती है कि इसमें से फुटेज चेक करके तुम लोग ही भरोसे वाले हो, मुझे बताओ कि इसमें कहीं मुंह तो नहीं है। लेकिन यूवे जैसे ही अपने कमरे में जाती है लैपटॉप उठाने के लिए, वो इसी बीच उस वीडियो में कुछ ना कुछ एडिटिंग कर देती है। और उसके बाद जब वो सबके सामने वो वीडियो प्ले करती है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो सस्पिशियस था। उसके डैड नॉर्मली उस स्टडी में बैठे हुए थे। और चीशान और यूवे उसे कह देते हैं कि देखो इस फुटेज में कुछ भी नहीं निकला, इसलिए तुम्हें भी अब शांत हो जाना चाहिए। तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं, सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ थी। अब उसके बाद अकेले में चीशान यूवे के पास आता है और वो उसे कहती है कि जो पार्ट प्रॉब्लम करने वाला था वो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था। इस पर चीशान को तसल्ली हो जाती है और वो कार्ड भी उससे ले लेता है। और उसके बाद हमें मुंह को दिखाते हैं जो अपना काम खत्म करके अब अपने घर पहुंचता है और वहां पर एक बंदा उसने बांध के रखा हुआ था जो कि एक्चुअली जाओ मू था और हमारे हीरो का नाम चिन मू है। आज उसका बॉडीगार्ड के तौर पर पहला दिन था और उसने जाओ मू की आइडेंटिटी चुराई थी और जाओ मू बनकर वो लिन शिन के पास गया था। एक्चुअली अब से अब उनसे चिन मू बोलेंगे। एक्चुअली चिन मू के अपने अल्टीरियर मूव से वो किसी वजह से लिन के घर में घुसा हुआ था। एक्चुअली मिस्टर लिन ने उसके डैड की कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराई हुई थी और वही डॉक्यूमेंट्स वो तलाश करना चाहता था अपने डैड को इनोसेंट साबित करने के लिए, क्योंकि उसके डैड के बिजनेस को तबाह कर दिया गया था और इसी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। अब वो चाहता था कि वही एविडेंस इकट्ठे करें और इसी वजह से जाओ मू जो कि एक्चुअली लिन शिन का गार्ड था, उसकी आइडेंटिटी उसे कुछ और दिन भी यूज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसका सेकंड डे है काम पर और चिनमू वाइट रोज लेकर आता है, उसकी साइड टेबल पर रखता है और उसके बाद लिन शिन के लिए एक ज़बरदस्ती कॉफ़ी भी रेडी करता है, बिल्कुल वैसी जैसी उसे हमेशा से पीने की आदत थी। लेकिन लिन शिन को अभी भी उस पर शक था। वो उसे कहने लगती है कि मेरे सामने ज़्यादा शार्प बनने की कोशिश ना करो, लेकिन वो बोलता है कि तुम इतनी शक क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के टेबल पर ले जाने आया हूँ और मेरा काम है तुम्हें सुरक्षित रखना। अब वो उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए नीचे लेकर आता है और यहाँ पर उसके साथ यूवे भी बैठी हुई थी जो कि उसे एक गरम गरम पॉरिज का प्याला हाथ में पकड़ाने वाली थी और चाहती थी कि उसका हाथ जल जाए। लेकिन उसी टाइम पर बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और वो अपनी बॉस को एक खरोच भी नहीं आने देता, उसे बचा लेता है। लेकिन यहीं से ही यूवे को अंदाजा हो गया था कि ये बॉडीगार्ड हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसे और ची शान को इस बॉडीगार्ड चिनमू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर वो लिन शिन को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद लिन शिन रेडी होती है और आज उसे अपनी एक हाउसकीपर से मिलने के लिए जाना था। वो मेड बहुत सालों से उसके घर पर काम करती थी लेकिन अचानक से आना बंद कर चुकी थी। लिन शिन को अपने अंधेपन की वजह से बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि इस तरह से आंखों के बिना जीना उसके लिए बिल्कुल नया था। वो जगह जगह टकरा जाती थी लेकिन वो हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता। आज भी वो उसे कैरी करके कार सीट पर बिठाता है और उसके बाद आकर उसे बेल्ट भी बांधता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे डैड ने यही काम करने के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट
रिस्पेक्ट किया था, मुझे बहुत सारी पेमेंट भी एडवांस में दी है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। उनकी डेस्टिनेशन के करीब रोड ब्लॉक होने की वजह से लिंचिन ऑर्डर करती है कि बाकी का रास्ता हम पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर जब वो सड़क क्रॉस कर रही थी तो वो उसका पूरा पूरा साथ देता है, लेकिन वो उसे टॉन्ट करने लगती है, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका है, मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ, कोई भी गाड़ी आकर मुझे मार देगी। लेकिन मुंह से कहने लगता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, इस टाइम पर मेरे खिलाफ रिकॉर्डर चलाकर एविडेंस भी तलाश करना चाहती हो। वैसे भी तुम्हें इतना बता दूं, मैं तुम्हारे घर पर भी तुम्हारे साथ ही होता हूँ, इसलिए मुझे सड़क पर नहीं 100 मौके मिलते हैं, मैं पहले भी तुम्हें मार सकता था। इसलिए उल्टा सीधा मत सोचो और मिस वॉन्ग के घर चलो। और फिर स्टिक पकड़कर उसे उसकी डेस्टिनेशन पर ले जाता है। उधर यूवे को दिखाते हैं, वो इस वक्त लिंचिन के कमरे में बैठी हुई थी और उसकी एंगेजमेंट रिंग भी उठाकर पहन लेती है। एक्चुअली वो उससे बहुत जेलस थी। मो और लिन जैसे ही मिस वॉन्ग के घर पर पहुंचते हैं तो वो उसे अपना नेकलेस दोबारा से देता है और खुद अंदर घर में जाकर तलाशी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर उनके लिए ट्रैप है। वहाँ पर कुछ गुंडे खड़े थे जो कि उन पर हमला कर देते हैं। अंदर चिनमो उनका मुकाबला कर रहा था, जबकि बाहर लिंचिन को भी वो लोग घेर चुके थे और उसके सामने ऐसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे फियांसी ने हमारे बहुत सारे पैसे देने हैं, वो जब तक तुम नहीं लौटाओगी हम तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। उसी टाइम पर चिनमो अंदर वाले गुंडों को साइड पर लगाकर बाहर पहुंच जाता है और आकर लिंचिन की सुरक्षा करता है। वो लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन चिनमो सिर्फ एक ही था। वो उठाता है लिंचिन को और उसे हक कर लेता है और उसके बाद उन सारों से फाइट करता है। इसी बीच वो लोग एक नाइफ निकाल लेते हैं। चिनमो उसके सामने आ जाता है और उसके हिस्से का घाव वो अपनी बॉडी पर ले लेता है। ये बात लिंचिन ने भी फील कर ली थी। वो ये देखते ही बेहोश हो जाती है। अब वो उसे कैरी करता हुआ वहां से लेकर जा रहा था। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ जीशान ने और यूवे ने ही कराया था। उनका तो यही मन था कि सिर्फ बॉडीगार्ड वहां पर जाए और उसे वो ख़त्म करा दें, लेकिन साथ में लिंचिन भी चली गई थी और उसकी वजह से सारा प्लान उल्टा सीधा हो गया। यूवे यही मशवरा देती है चीशान को कि देखो लिंचिन को पहले ही अपने बॉडीगार्ड पर शक है, ये शक उसका बना रहने दो, वो खुद ही एक दिन उसे निकाल देगी। जबकि उधर लिंचिन को दिखाते हैं उसे आज मुंह पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके घाव को भी चेक कर रही थी कि वो नींद से उठ जाता है और शर्मा कर अपनी शर्ट पहन लेता है। वो उससे कहने लगती है कि आज तुम मेरे ही कमरे में रहोगे, ज़्यादा इधर उधर चलना फिरना मत, तुम्हारी ये इंजरी सीरियस भी हो सकती है। लेकिन वो कहता है ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है और मैं अपनी ड्यूटी पहले की तरह करता रहूँगा। और तुम मुझसे इतना पोलाइटली क्यों बोल रही हो, मुझे इसकी आदत नहीं है। और वैसे भी क्या तुम्हें मुझ पर अब शक नहीं रहा कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है? लेकिन वो कहने लगती है कि मेरी वजह से तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ठीक है, मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैंने तुम पर शक करना छोड़ दिया। ये कहकर वो तो चली जाती है, लेकिन चिनमो जब लेटा हुआ था तो उसे जागती आंखों से ही बस लिंचिन के ही सपने आ रहे थे। वो उसे बहुत अच्छी लगती थी और उसके साथ बिताया हुआ समय उसे बहुत याद आ रहा था। इतने में उसे लगता है कि लिंचिन ही मेरे पास आई है। वो बिना आंखें खोले ही उसे पूछने लगता है कि आपको क्या चाहिए। देखता है तो वहाँ पर जाओ मो आया हुआ था, उसका फ्रेंड। वो उसके लिए परेशान हो रहा था क्योंकि आज वो घर नहीं लौटा था, तो इसलिए उसका पता करने खुद ही वहां पर आ गया। जाओ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। कहने लगता है कि इस मामले में मत पड़ो, उस लड़की की वजह से अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। और इतने में ऊपर से लिंचिन भी आ जाती है। वो तो उसे मेडिसिन लगाने के लिए आई थी, लेकिन वो उसे पकड़कर वापस कमरे में ले जाता है और पता ही नहीं चलने देता कि वहाँ पर कोई जाओ भी आया हुआ था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि चिनमो दोबारा से लिंचिन को हमेशा की तरह टेबल पर लेकर आता है। आज वो उसकी ट्रेनिंग भी करता है, उसका हाथ पकड़कर उसे सब सिखाता है कि किस साइड पर तुम्हारा पानी का और दूध का ग्लास होगा, कैसे तुम नाश्ता कर सकती हो और खुद को सेफ भी रख सकती हो। अगर तुम इस तरह से चीजों को छूने की आदत डालोगी तो ना तो तुम्हारा हाथ जलेगा, ना ही कभी कांच टूटेगा। वह अब नाश्ते के बाद चीशान लिन को मिलने के लिए बुलाता है और वो यही डिस्कस कर रहे थे कि उसके डैड को मरे कुछ दिन हो चुके हैं। अब उनके फ्यूनरल का टाइम आ चुका है, उनका पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका है और हर डिटेल से यही निकला है कि उनकी एक्सीडेंटल डेथ थी, किसी ने उनको नहीं मारा था। तुम्हारे डैड की आत्मा की शांति के लिए उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने का टाइम हो चुका है। अब वो लोग एक सुंदर सी जगह को वेन्यू के तौर पर सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर उसके डैड की कब्र बनाई जाएगी। फ्यूनरल के बाद शाम को वो अपने डैड को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी और यहाँ पर चिनमो भी उसे सैड देखकर सैड हुए जा रहा था। उसने सारा दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो उसके लिए एक सूप लेकर आता है और कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ
क्योंकि मेरे डैड की भी डेथ हुई थी और उनका फ्यूनरल भी मैंने गुजारा हुआ है। जिस दर्द से आप गुजर रही हैं इससे मैं भी पहले गुजर चुका हूँ। लेकिन मिस्टर लिन की आखिरी रसूमात तो बहुत शांति से हुई हैं, लेकिन मेरे डैड की ऐसे नहीं हुई थी। उनके फ्यूनरल पर बहुत सारे डेब्ट कलेक्टर्स आ चुके थे। उन्होंने जितने लोगों से कर्जा लिया था उन सब ने आकर वहाँ बहुत तमाशा लगाया था। और इसके साथ ही हमें चिन्मू की यादों में ले जाते हैं। एक्चुअली उसके डैड ने बहुत सारा पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया था और उसके बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने उनको धोखा दिया था, जिसकी वजह से सारा पैसा डूब गया था। एंड पर अपने कर्जेदारों से तंग आकर उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक मेड आती है लिन शिन के पास और उससे कहती है कि बाहर दरवाजे पर कोई आपके लिए कुछ दे कर गया है। वो एक पेन ड्राइव थी और उसने साथ में एक मैसेज भी दिया था और ये कहा था कि मैं आपका वेल विशर हूँ। जो जाओमू आपके पास आपका बॉडीगार्ड बनकर आया है वो असली जाओमू नहीं है। अब उसकी अपनी तो आंखें थी नहीं, तो वो युवे के पास जाती है जिस पर उसे भरोसा था और उसे वो चेक करने को कहती है। उसे पता चलता है कि जो बॉडीगार्ड उसके पास आया वो जाओमू नहीं बल्कि चिन्मू है। और चिन्मू एक्चुअली एक डॉक्टर है और वो कार्डियक सर्जरी में इस वक्त स्पेशलाइजेशन कर रहा था कि अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके बाद इसी काम पर लग चुका है। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी पर एब्डोमेन पर एक स्कार भी है, यही उसकी निशानी है। अब ये सुनकर तो उसका अपने बॉडीगार्ड पर शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। आज शाम को जैसे ही चिन्मू उसके पास आता है तो वो उससे कहने लगती है कि देखो तुम्हारे डैड भी इस दुनिया में नहीं और मेरे भी, क्या तुम मेरे काम में शरीक होकर मेरे साथ ड्रिंक करोगे? लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई ड्रिंकिंग बड़ी नहीं, मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ। पर वो बोलती है कि एम्प्लॉय तो हो ना मेरे, मैं ऑर्डर करती हूँ। अब वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ड्रिंक करा देती है और जब उसे लगता है कि ये ड्रंक होकर सो गया है तो फिर वो उसकी तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है। अब वो उसकी शर्ट के बटन खोलती है और चाहती थी कि उसके एब्डोमेन पर जो स्कार है वो चेक कर सके, लेकिन उसी टाइम पर चिन्मू अपनी आंखें खोल लेता है, उसे खुद के करीब करता है और कहने लगता है एक ड्रंक लड़के की शर्ट उतारकर उसके इतने करीब आ रही हो, ये तुम्हारे लिए भी डेंजरस हो सकता है। वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे चेक करना है, मुझे पता चल चुका है कि तुम जाओमू नहीं बल्कि चिन्मू हो और तुम्हारी बॉडी पर स्कार के थ्रू मैं कंफर्म करना चाहती थी। वो आगे से उसे कहता है कि हाँ सच है, ऐसा ही है, मैं चिन्मू ही हूँ। तो वो बोलती है कि इसका मतलब है कि फिर तुम मेरे डैड के मर्डरर भी हो। लेकिन वो बोलता है सही है, मैंने आइडेंटिटी चेंज की है, जाओमू बनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन इससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। मैं जाओमू बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल रीजंस हैं। ना तो मुझे तुम्हारे डैड को मारने का कोई शौक था और ना ही मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुँचाऊँगा। इसलिए तुम्हें मशवरा देता हूँ कि मुझ पर शक करने और टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो, क्या उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने हैं, क्या तुम उनकी असलियत जानती हो? और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चिन्मू सीधा जाता है जाओ के पास और उसका गिरबान पकड़ लेता है। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन जानबूझकर जाओ ने ही लिन शिन तक पहुँचाई थी ताकि वो चिन्मू को फायर कर दे और वो लिन शिन से दूर रह सके। जाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता, तुम उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डालते हो। पहले भी एक दफ़ा तुमने उसे बचाया था और मरते मरते बचे थे। तुम उस घर में घुसे हो सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट्स चुरा सको जो उसके डैड के पास थी, लेकिन खुद को खतरे में डालकर उसका बॉडीगार्ड बनना ये कहाँ की अक्लमंदी है? मत भूलो कि वो तुम्हारे डैड के दुश्मन की बेटी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिन शिन को दिखाते हैं। वो इंतज़ार में थी कि चिन्मू अभी तक काम पर क्यों नहीं आया। उसे लगा था कि शायद जॉब छोड़कर भाग चुका है, लेकिन चिन्मू वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करके लाया था। वो उसे उसकी पुरानी मेड के पास लेकर जाता है जो कि अब काम छोड़कर कहीं गई हुई थी, जो कि इस वक्त काम छोड़कर कहीं छुपी हुई थी। उसे मजबूर किया गया था। वो अब सारी डिटेल लिन शिन को बताती है। वो ट्रस्टवर्दी थी। वो बताती है कि जिस दिन आप सीढ़ियों से गिरी थी तो आपके डैड ने खुद आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके बाद वो वापस आए थे, अपनी स्टडी में गए थे और वहाँ पर चीशान और युवे उनसे मिलने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बीमार होकर बेहोश पड़े थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जान जाने वाली है और उस टाइम पर उनके पास चीशान और युवे ही थे। अब यहीं से ही लिन शिन को शक होने लगता है कि यही तो वो चेहरे थे जिनके बारे में चिन्मू ने मुझे वार्न किया था और उन्होंने तो झूठ भी बोला था कि वो लास्ट दिन डैड से मिले ही नहीं। एक्चुअली चिन्मू ने मिस वांग को इसलिए फाइंड आउट किया था ताकि वो अपना नाम क्लियर अप कर सके और लिन शिन को दिखा सके कि उसके सामने जो चेहरे हैं जिन पर वो एतबार करती है वो काबिल एतबार नहीं।
ये सुनने के बाद लिनशिन दुखी हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। चिनमू से कहता है कि क्या तुम्हें शक नहीं हो रहा चीशान पर, उसका असली चेहरा कुछ और है। तुम्हारे डैड के मरते ही बहुत सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स उसके नाम कर दिए और उसके बाद तुम्हें ये भी पता चला कि तुम्हारे डैड की डेथ के दिन वो ही उनके साथ था। लेकिन वो रोने लगती है, कहती है कि चीशान मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसने तब मेरी जान बचाई थी और मुझे बचाते बचाते वो खुद मरने वाला हो चुका था। चिनमू पूछता है तुम्हें कैसे पता कि उस एक्सीडेंट में उसी ने ही तुम्हें बचाया है। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है, जिसने मुझे बचाया था उसकी लोअर वेस्ट पर एक स्कार था और वही स्कार मैंने चीशान का भी देखा था। ये सुनकर चिनमू को बहुत दुख होता है और वो कहने लगता है कि लोगों की बॉडी के स्कार्स पर इतना भरोसा भी करना ठीक नहीं है। अब उसके बाद वो बहुत प्यार से लिनशिन को देखने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि जब तुम्हारी फैमिली के खिलाफ मेरे पास एविडेंस आ जाएंगे तो तुम कितनी हर्ट होगी। और वो उसे हर्ट देख नहीं सकता था। लगता है कि चिनमू को उसकी मासूमियत से प्यार हो चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशिन जाती है यूवे के कमरे में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर चीशान भी छुपा हुआ है। वो जाकर उससे पूछने लगती है कि मुझे वही मेमोरी कार्ड तो लौटा दो जिसमें मेरे डैड की लास्ट फुटेज है। जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं उनको देखना चाहूँगी। लेकिन यूवे कहती है कि उससे तुम्हारी बुरी यादें जुड़ी हुई थी, तुम्हें कोई ट्रॉमा ना हो इसलिए मैंने तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो उसे शांत करा के कमरे से भेज देती है और चीशान से कहने लगती है कि कल ये मेरे पास आई थी और एक यूएसबी ड्राइव में कुछ चिनमू नाम लड़के की कुछ डिटेल्स भी थी। चीशान ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि चिनमू ये तो वही नाम है जिस लड़के को मैंने हायर किया था इसके डैड की विल को बदलने के लिए। अब वो भी डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि लिनशिन कहीं हम पर भी शक ना करे। अब लिनशिन चिनमू से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई हैकर जानने वाला है, मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है और वो भी यूवे के बारे में। एक्चुअली जाओ भी इसी तरह का काम करता था, तो वो रात को उसको डिनर पर इकट्ठे अपने साथ ले जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि यही वो जाओमू है जिसने एक्चुअली मेरा बॉडीगार्ड बनना था, तो वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और उसे टच करके चेक करने लगती है। चिनमू से पकड़ कर बिठाता है और कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, किसी लड़के को भी छू कर देखते हैं क्या ऐसे। एक्चुअली चिनमू कभी भी नहीं चाहता था कि लिनशिन किसी भी इंसान के इतना क्लोज हो जितना वो चिनमू के रहती है। अब उसके बाद वो जाओ से कहती है कि इस फाइल में यूवे की डिटेल्स हैं, तो मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। मुझे लगता है कि पैसे के लिए ये बिक सकती है क्योंकि ये एक नौकर की बेटी थी। अब वो दोनों जैसे ही घर वापस पहुंचते हैं तो चीशान लिनशिन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था। वो बोलती है कि मैं घर पर भूल गई थी। अब वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, लेकिन चिनमू से रोक देता है और कहता है कि मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, किसी को इसे छूने भी नहीं दूंगा। अब लिनशिन उसे तो वहां से बाहर भेज देती है और उसके बाद उसकी चीशान से काफी लड़ाई भी होती है। वो उससे कहती है कि जिस तरह से तुमने आज मुझे ट्रीट किया है तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम डिसरिस्पेक्टफुल हुए हो। अब चीशान जो कि पहले गुस्से में आया हुआ था अब एकदम अपने रंग बदल लेता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे सॉरी करने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान हो रहा था। अब जैसे ही लिनशिन अपने कमरे में चली जाती है तो चीशान, यूवे और साथ साथ चिनमू एक मीटिंग करते हैं। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इसके बॉडीगार्ड नकली में बने हुए हो, तुम तो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। साथ साथ वो ये भी जानता है कि तुम चिन ग्रुप के हायर मिस्टर चिन के बेटे चिनमू हो। यहाँ पर चिनमू भी अपने रंग उनके सामने बदल लेता है और उनका एक हिस्सा बनने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो तो मैं भी तो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम लिनशिन के करीब इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें उसके हिस्से के शेयर्स चाहिए, उसके डैड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हो। मेरा भी सिर्फ इतना सा ही एक मिशन है कि तुम जब ये सारा कुछ हासिल कर लो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मुझे 10% दे देना। लेकिन मेरी एक शर्त है, सिर्फ पैसे पर नजर रखो, लिनशिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरी फियांसी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो वो बोलता हो भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास यूवे है तो सही। और जाते जाते उन्हें धमका के भी जाता है कि अगर लिनशिन को किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की या उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो ये याद रखना कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अब उसके बाद चिनमू एक लॉयर से मिलने के लिए जाता है और उस लॉयर के क्लाइंट मिस्टर लिन थे। वो बताती हैं कि जैसे ही उसने मिस्टर चिन की डेथ का सुना था तो मिस्टर लिन को बहुत अफसोस हुआ था। उन्होंने अपने 51% शेयर मिस्टर चिन के बेटे यानी कि चिनमू के नाम कर दिए हैं। वो रिग्रेट कर रहे थे, इसीलिए वो चिन ग्रुप और लिन ग्रुप को मर्ज भी करना चाहते थे। एक्चुअली मिस्टर लिन ही वो थे जिन्होंने धोखा दिया था मिस्टर चिन को यानी कि चिनमू के फादर को, लेकिन जाते जाते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब जाओमू चिनमू से कहने लगता है कि सारा कुछ तो तुम्हें वापस मिल ही चुका है,
तो अब इस डेंजरस जॉब को छोड़ो और वापस आ जाओ। लेकिन चिन्मू नहीं चाहता था कि वो इस तरह से लिन शिन को अपने दुश्मनों के बीच छोड़कर वापस आ जाए। तो आगे से जाओ भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे भी डैड थे, उन्होंने ही जाओमू को अडॉप्ट किया था और उसे पाला था। वो कहने लगता है कि वो मर चुके हैं और तुम्हारी मॉम तब से बिस्तर पर पड़ी हुई है कोमा में, उनकी परवाह करो, ये सब कुछ छोड़ दो। क्या तुम उस लड़की की वजह से नशे में पागल हो चुके हो? उसने ऐसा तुम्हें क्या दिया है कि तुम्हें उसका नशा हो चुका है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है, इश्क में पड़ गए हो? अब इस बात पर चिन्मू चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब वो जाता है आज लिन शिन के पास, तो लिन शिन उसे कहने लगती है कि मुझे तो अब तुम्हारी सेंट की भी आदत हो गई है और जब तुम मेरे साथ होते हो मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे चिन्मू तो काम पर अभी नहीं आया था, लेकिन जाओमू की कॉल आती है। वो लिन शिन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। चिन्मू ने तो रोका हुआ था कि तुमने मेरे बगैर कहीं नहीं जाना, लेकिन वो बहुत क्यूरियस हो रही थी यूवे के बारे में जानने के लिए, तो जाओमू से मिलने चली जाती है। लेकिन जाओ ने 2 लोगों को पैसे दिए हुए थे ताकि वो लिन शिन को डराएं और इस तरह से पोज करें कि जैसे उसका बॉडीगार्ड ही उसके लिए खतरा है और वो उसे फायर कर दे। लेकिन ये सब के बाद यूवे ने उन लोगों को डबल पैसे दे दिए थे ताकि वो लिन शिन को हरास करें और उस पर हाथ डालने की कोशिश करें। इस सब की वो फुटेज भी बना रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। उधर चिन्मू को जैसे ही पता चलता है कि जाओ ने ऐसी हरकत की है, वो उसका गिरबान पकड़ लेता है और तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर लिन शिन पर हमला हो रहा था। वो जाता है और जाकर उसे बचा लेता है। उन लोगों ने उसका अपर भी उतार लिया था, तो वो अपना कोट उतार कर उसे कवर करता है और उसे सॉरी करता है कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई आने में। अब वो उन गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद जाओमू के पास जाता है और उसे मारता भी है। पहली दफा थी कि उसने उस पर इतना गुस्सा किया था। लेकिन चिन्मू को जैसे ही पता चलता है कि जाओ ने इतना कुछ करने का ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि उसके बाद यूवे ने ये सब किया है, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। चिन्मू उसका फोन भी छीन लेता है और उसके फोन के अंदर से वो वीडियो भी निकाल लेता है जिसमें बेचारी लिन शिन को इतना टॉर्चर किया जा रहा था। वो गुस्से में आकर उसका फोन भी डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, कहा था ना कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अब किसी तरह से यूवे माफिया मांग कर अपनी जान तो वहां से छुड़ा लेती है, लेकिन बाद में जाकर वो चीशान के सामने बैठी रो रही थी और चीशान भी उसी पर गुस्सा कर रहा था कि इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। हमारा मिशन है सिर्फ और सिर्फ लिन शिन की दौलत हासिल करना और तुम इस तरह की उल्टी हरकतें कर रही हो। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि गर्ल्स में एक जेलसी होती है जो कि यूवे को लिन शिन से हमेशा से थी, जबकि दूसरी तरफ लिन शिन को भी यूवे पर शक हो चुका था कि उस पर हाथ डालने का ऑर्डर जाओ ने नहीं बल्कि यूवे ने किया है, क्योंकि उन गुंडों ने जाते जाते ये बोला था कि जिस लड़की ने हमें ये ऑर्डर किया हम उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन उसने किस तरह का नेकलेस पहना है ये उन्होंने निशानी बता दी थी। ये नेकलेस बचपन से लेकर अब तक यूवे पहनती आई थी। लेकिन एंड टाइम पर चीशान आ जाता है और वो आकर लिन शिन की तसल्ली करा देता है और उसे इस तरह से बातें बताने लगता है जैसे उसका सारा शक जाए चिन्मू पर और उसके फ्रेंड पर। इवन कि वो अपनी और चिन्मू की रिकॉर्डिंग भी उसे सुनवा देता है जिसमें वो कह रहा था कि मुझे और तुम्हें दोनों को ही उसकी दौलत से मतलब है। अगर तुम उसकी दौलत हासिल कर लो तो 10% मुझे भी दे देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर लिन शिन को लगने लगता है कि उसे पता नहीं कौन कौन धोखा दे रहा है, वो किसी का असली चेहरा पहचानती भी है कि नहीं। वो कहता है कि चिन्मू तुम्हारा हम पर शक डालना चाहता है, इसलिए उसने यूवे को फ्रेम किया है। और वो साथ साथ उसे ये भी कहता है कि उस रात तुमने ही तो देखा था उसे घर में आए हुए, तुमने बोला था कि तुम्हें उस पर शक है, वो शायद तुम्हारे डैड की विल ही तो बदलने के लिए आया था। ये सब सुनकर लिन शिन बहुत दुखी हो जाती है। वो जाकर बाथ टब में बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यूवे पर भरोसा करे, चीशान पर या फिर चिन्मू पर। उसके सामने सबके चेहरे ब्लर थे। इतने में वो जैसे ही बाथ टब से बाहर निकलती है तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, उसके सिर पर चोट लगती है। अब चिन्मू वहां पहुंचता है और उसे कैरी करता हुआ बाहर ले आता है। अब यहाँ पर लिन शिन बहुत हर्ट थी। वो कहती है कि मुझे चीशान ने सब बताया है, क्या तुम मेरे पैसे के पीछे हो? इस तरह की बात तुमने चीशान से क्यों की? तो चिन्मू कहता है कि कभी भरोसा करना भी सीख लो, शायद मैंने किसी चाल की वजह से ये किया हो, या फिर मेरा रिश्ता तुम्हारी फैमिली के साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जो मैं तुम्हें अभी बता ही नहीं सकता। कुछ बातें मैं सही समय आने पर ही बताऊंगा। थोड़ी ही देर बाद सिर पर चोट लगने की वजह से लिन शिन की आंखें दोबारा से सही हो रही थी और उसको दोबारा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो इसी एक्साइटमेंट में तुरंत ही भागती हुई जाती है। चीशान को ये बताने वाली थी कि उसे यूवे के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो अंदर जाती है तो पता चलता है उसके साथ चीट कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही नाटक करने लगती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। आकर खामोशी से बेड पर बैठ जाती है और कहती है, यूवे तुमसे मिलने आई थी, मैंने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन अब उस सपने से मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और बस वो हार्ट ब्रोकन होकर वहां से चली जाती है और उसके बाद बाहर बैठकर वो बहुत रोती है। उसे ये तो शक था कि ये लोग उसके पैसे के पीछे हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे इस तरह की हरकत करेंगे ये उसने सोचा भी नहीं था।
अब नेक्स्ट ही मॉर्निंग वो तुरंत ही मिलने के लिए जाती है चिन्मू से उसके घर पर। और चिन्मू उस वक्त नहा कर निकला था, उसके सिर पर एक टॉवल था। वो आते ही उससे कहने लगती है कि आज तुम आए नहीं, क्या मुझसे नाराज़ हो? और फिर साथ ही उसे बताने लगती है कि मैंने कल चीशान और यूवे को देखा था। वो हैरान रह जाता है, देखा था? तो वो बोलती है मेरी आंखें वापस ठीक हो चुकी हैं। ये सुनते ही चिन्मू भी परेशान हो जाता है। अपना फेस तो छुपाना चाहता था, लेकिन कब तक? वो उसका फेस देख लेती है और उसे कहती है कि तुम तो वही हो जो उस दिन मेरी डैड की डेथ वाले दिन हमारे घर में आया था। कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा था। हाँ, मेरा तुम्हारे डैड से झगड़ा जरूर हुआ था। अब यहाँ पर लिनशिन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि पता नहीं कौन है जिस पर मैं एतबार करूँ, तुम सारे लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। चिन्मू उसे पकड़ता है और कहता है कि अपनी आंखें खोलो, मुझे उस दिन तुम्हारे डैड की विल बदलने के लिए चीशान ने हायर किया था। मैं वहां गया था, लेकिन मैंने उनको मारा नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ। पर वो उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर उसे पकड़ता है और उसे शांत कराने के लिए उसे किस करने लगता है। अब वो उसे गुस्से से पीछे धक्का देती है और कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। और फिर उसका दिया हुआ नेकलेस वहीं पर फेंकती हुई वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद चिन्मू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। जाओ मुझसे कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना प्यार में मत पड़ना, ये तुम्हें तकलीफ देगा। पर चिन्मू को अपनी नहीं, सिर्फ लिनशिन की फिक्र थी। वो कहता है कि अब वो सब देख सकती है, कोई जज्बाती फैसला ना करे, खुद से मुझको भी दूर कर दिया है, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब नेक्स्ट डे से वो काम पर भी नहीं आता और लिनशिन को लॉयर मिलने के लिए आता है, जो कि उसके डैड की विल उनको देता है। ये विल देखकर चीशान तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके डैड ने अपने शेयर्स के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टी और हर पैसा लिनशिन के नाम ही किया हुआ था। उसने तो विल बदलने को कहा था, लेकिन विल में तो सारा का सारा फायदा लिनशिन को पहुंच रहा था। ये देखकर उन दोनों के जैसे रंग उड़े हुए थे। ये लिनशिन अब देख सकती थी, नोटिस कर सकती थी, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर लिनशिन बहुत शांत थी और उसे कोई परवाह नहीं थी कि कंपनी के शेयर्स कहाँ गए हैं। वो चुपचाप उसी विल पर अपने थंब प्रिंट लगाने लगती है, लेकिन उनको यही दिखाती कि जैसे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन इसके बाद लिनशिन को इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि अगर चिन्मू ने वसीयत बदली होती तो इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ना होता। इसका मतलब है कि चिन्मू ने उसे धोखा नहीं दिया। अब इतने में जाओ मुंह भी उसे मिलने के लिए आता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से चिन्मू कितना हर्ट है। वो सुबह शाम ड्रिंक करता रहता है, तुम्हें पता भी है उसने कितनी दफ़ा अपनी जान को तुम्हारे लिए खतरे में डाला है, तुम्हारी जान बचाई है। और ये सब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब ये बात सुनकर तो लिनशिन एकदम हैरान रह जाती है और उसके बाद वो तुरंत ही मिलने के लिए चली जाती है। चिन्मू उस वक्त घर पर बैठा हुआ था और वो आते ही उससे कहती है कि आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट से फायर होते हो, बल्कि अब से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है और साथ ही साथ वो अपने हुलिये पर थोड़ा शर्मिंदा भी था। अब लिनशिन उसे देख सकती थी और वो किस तरह से बैठा हुआ है, वो थोड़ा नर्वस तो जरूर होता है और साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए तुम्हें अपने नजरों के सामने रखना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अब चिन्मू उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे डैड ने विल में इतना ही तुम्हारे लिए लिखा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारी जान को खतरा है। जो प्रॉपर्टी उन्होंने तुम्हारे नाम पर करी है, तुम्हारे मरने के बाद वो सारी दान कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं चीशान तुम्हें नुकसान पहुंचा के तुमसे प्रॉपर्टी न छीनने की कोशिश करे। अब ये सुनने के बाद लिनशिन उससे कहती है कि चलो अब मेरे साथ काम पर चलो। अब जैसे ही वो चिन्मू को अपने घर लेकर आती है तो यहाँ पर चीशान और युवे को बड़ा गुस्सा आता है कि पहले इसका बॉडीगार्ड था, अब तो इसका असिस्टेंट बनकर आ गया है। लेकिन वो कहने लगती है कि एक्चुअली अगर ये मेरा दुश्मन है तो इसे अपने करीब रखना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ताकि इसकी हर चाल पर मेरी नजर रहे। चीशान क्या करता, उसे ज्यादा रोक भी नहीं सकता था कि ये मुझ पर ही शक न करने लग जाए। लेकिन आज लिनशिन उससे कहती है कि 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है और इस दफ़ा हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अब इसी बर्थडे पर वो एंट्री देती है। यहाँ पर युवे भी साथ में थी। बर्थडे विश करने के बाद वो लोग वहाँ पर गिफ्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जानबूझकर लिनशिन कहती है मेरे लिए सबसे प्यारा गिफ्ट अब तक वो था जो कि चीशान ने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी, लेकिन वो खो गई है। और साथ ही साथ उस रिंग की निशानियां भी बताने लगती है और युवे का हाथ भी पकड़ लेती है। वहां मौजूद सारे लोग देख सकते थे कि वही रिंग इस वक्त युवे के हाथ में, जिस तरह की निशानी लिन बता रही है। वो सब यही पॉइंट आउट करते हैं और युवे से कहने लगते हैं क्या तुमने इसकी रिंग चुराई है? लेकिन वो कहने लगती है कि ये मेरी रिंग क्यों चुराएगी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त है। अब वो हाथ में वो रिंग पकड़ लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे फियांसी को भी चुराना चाहती हो? अब यहाँ पर सबके सामने युवे की बहुत इंसल्ट होती है और चीशान वो खामोश खड़ा रहता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कह सकता था। दुनिया के सामने तो युवे को स्वीकार कैसे करता। तो अब बर्थडे पार्टी पर युवे को सबके सामने बदनाम करने के बाद
लिनचिन बहुत मजे से बैठी हुई थी और सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, लेकिन चिनो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि इस तरह से तुम्हें इनसे 1-on-1 मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बोली कि अगर इन्हें चाल चलनी आती है तो मुझे भी आती है। देखा है, आज चीशान ने सबके सामने उसकी साइड नहीं ली। इस चीज़ का दुख उसे सबसे ज़्यादा हुआ है और इसी तरह से मैं इन दोनों के बीच दरारें पैदा करके इनको एक दूसरे से अलग कर दूंगी। चिन्मू कहने लगता है ठीक है, इस दफ़ा तो चीशान खामोश रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके क्लोज रह सकती हो। वो एक खतरनाक इंसान है। एक्चुअली मन ही मन में कहीं ना कहीं चिन्मू जेलस भी हो रहा था। इस बात का अंदाजा लिनचिन को भी हो चुका था। अब उसके बाद युवे उस कमरे में आती है और आकर लिनचिन के कदमों में बैठ जाती है। उससे माफिया मांगने लगती है। उससे कहती है कि मुझ पर दया करो और मुझे घर से ना निकालो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। और इस बात पर वो उसे ऊपर से माफ कर देती है, क्योंकि वो आगे उसे अपने प्लानिंग में यूज करना चाहती थी, उस पर नजर रखना चाहती थी। लेकिन अब उससे माफी मांगने के बाद युवे जाती है चीशान के पास और उससे कहती है तुम पर मुझे गुस्सा है, तुमने मेरी साइड नहीं ली। तो चीशान उससे कहता है कि तुम ही केयरफुल नहीं रही थी और मेरा सारा प्लान बर्बाद होने वाला था। लेकिन यहाँ पर चीशान को पूरा शक चिन्मू पर था। वो कहता है कि मुझे लगता है लिनचिन के सामने हमारे रिलेशनशिप को उसी ने रिवील किया है, तभी तो उसे हम पर शक हुआ है। वो बोलने लगता है कि अब इस चिन्मू को तो मैं रास्ते से हटा के ही रहूंगा। एक गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन से उसने कांटेक्ट भी कर लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि युवे लिनचिन की बड़ी खिदमतें कर रही थी। हॉस्पिटल से जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर कुछ गुंडे आते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये हमला एक्चुअली चिन्मू के लिए था। चिन्मू वहां से लिनचिन को किसी तरह से भगा देता है, लेकिन लिनचिन जब घर पहुंचती है तो उसे चिन्मू की बहुत फिक्र हो रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो उसे देखते ही हक कर लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। साथ ही साथ वो डर भी जाती है क्योंकि उसके कंधे पर चोट का निशान था। लेकिन चिन्मू से किस करने लगता है और कहता है कि ज्यादा परेशान ना हो, ये खून मेरा नहीं उन गुंडों में से किसी का है। लेकिन चिन्मू को इस बात की बहुत खुशी थी कि लिनचिन को उसकी इतनी परवाह हो रही है। जबकि उधर युवे आज चीशान के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि आज मुझे थोड़ा शक हुआ है लिनचिन पर। आज जब अचानक से गुंडे सामने आ गए थे तो मैंने ऐसे फील किया कि जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी कंफर्म्ड नहीं हूँ कि उसकी आइज ठीक हुई हैं कि नहीं, पर हमें आइंदा केयरफुल रहना होगा। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चिन्मू लिनचिन के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उससे कहता है कि तुम आइंदा अपनी सुरक्षा करोगी और किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लोगी। वैसे भी कल जो गुंडे आए थे वो तुम्हारे लिए नहीं, वो मेरे लिए आए थे। ये सुनकर लिनचिन को भी उसकी परवाह होने लगती है कि उसकी वजह से उसकी जान कितनी खतरे में है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो रही है कि तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगी। लेकिन वो आगे से कहने लगती है नहीं, बस तुम मेरे एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज बनता है, वरना मैं ऑर्डर किस पर जमाऊंगी। अब उसके बाद रात को वो चोरी चोरी जाती अपनी डैड की स्टडी में, जो कि इस वक्त चीशान के यूज में थी। वहाँ पर उसे एक डॉक्यूमेंट नजर आती है जिस पर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था और उसे पता चलता है कि चीशान और युवे ने उसके नाम पर 60 मिलियन की इंश्योरेंस भी कराई हुई है और इसके साथ साथ उसके अकाउंट से घपला करके बहुत सारे पैसे भी निकलवाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही चीशान ऊपर से आने वाला होता है तो वो जाकर दीवार के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। चीशान को शक होता है कि जैसे इस स्टडी में पहले कोई आया था, क्योंकि एक फाइल अपनी पोजीशन पर नहीं थी। यहाँ पर वो जैसे ही लिनचिन को पकड़ने वाला था, ऊपर से चिन्मू पहुंच जाता है और वो लिनचिन की सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद था। वो यहाँ पर चीशान को बातों में लगाता है और उससे कहता है कि तुमने आज मेरे लिए गुंडे भेजे थे, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की हरकतें करने की, जब मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को रेडी था। और फिर उसे एक बात करने के बहाने उसे वहां से नीचे ले जाता है और लिनचिन को बचा लेता है। अब नीचे जाकर वो उसे एक कॉन्टैक्ट देता है और बताता है कि जो पैसे तुमने धोखे से लिनचिन के अकाउंट से निकलवाए हैं वो लीगली तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके लिए वो उसे एक कार्ड देता है जो कि अंडरवर्ल्ड में काम करता था, उसकी हेल्प कर सकता है। वो इसी तरह की बातों से उसे बहलाने की कोशिश करता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है सीधा लिनचिन के पास। उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की हरकतें करने की। लेकिन लिनचिन बहुत दुखी बैठी हुई थी। कहती है कि ये लोग तो मुझे मारने की प्लानिंग किए बैठे हैं, इन्होंने मेरी इंश्योरेंस भी कराई, मेरे अकाउंट के साथ खिलवाड़ भी किया। लेकिन चिन्मू से कहता है कि ऐसा कोई खतरा तुम नहीं लोगी, आज तुम बाल बाल बची हो वरना मारी जाती। अगर कोई एविडेंस तलाश करना होगा तो मैं करूंगा, तुम्हारा हर खतरा मेरा है। जबकि उधर चीशान उसी अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट से अपने पैसे ट्रांसफर करने को बोल चुका था और उससे धोखा भी खा चुका था। साथ ही साथ उसे एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि इतने अरसे से वो ढूंढ रहे थे कि मिस्टर लिन के शेयर्स कहाँ गए हैं। कंपनी के 51% शेयर एक्चुअली चिन्मू के पास है। ये बात जैसे ही उसे पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। चिन्मू को बुलाता है और उससे यही बात करता है। चिन्मू कहता है कि अब तुम्हें मेरी रियलिटी पता चल ही चुकी है, तो अब हम ढका छुपा नहीं सीधा मुकाबला करेंगे। हाँ, वो शेयर्स भी मेरे पास हैं और ठीक है, तुमने भी तो धोखे से पैसे लिए थे ना लिनचिन से,
मैंने भी तुमसे धोखे से निकलवा लिए, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, और अगर तुम पुलिस को कॉल भी करोगे तो फिर बहुत सी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो भी लिन के फादर के मर्डर की भी। और वैसे भी थोड़े दिनों तक तुम पकड़े ही जाओगे, क्योंकि लिन शिन ने अपने डैड के बाल अभी तक छुपा के रखे हुए हैं, उस पर पॉइजन का टेस्ट वो ज़रूर कराएगी। एक्चुअली ये एक ट्रैप था जो कि चिन्मू ने उसके लिए बिछाया था। वो लोग बाद में देखते हैं कमरे में कैमरा सेट करके, तो लिनशिन के कमरे में चीशान आता है और तलाशी करके वो वही बाल ढूंढने की कोशिश करने लगता है। एक्चुअली उन्होंने झूठ बोला था। उसे अपनी तरफ से तसल्ली हो जाती है कि बाल वो लेकर चला गया है, लेकिन यहाँ पर लिनशिन को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसके डैड को चीशान नहीं मारा है। वो बहुत दुखी हो जाती है। अब एक दफ़ा वो डैड के स्टडी में जाती है, ऊपर से चीशान भी आ जाता है। उसे पहले ही शक था युवे की बातों की वजह से इसे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो उसे टेस्ट करता है। उसकी आइज़ के करीब पेन लेकर आता है उसकी आइज़ पर हमला करने के लिए, लेकिन वो अपनी पलक भी नहीं झपकती और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा, और फिर उससे एक सील लेती हुई वहाँ से चली जाती है। अब वो जैसे ही कमरे में पहुँचती है तो चिन्मू से किस कर लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम कितनी कीमती हो, तुम अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालो, इस तरह की हरकतें ना करो। और आज पहली दफ़ा लिनशिन भी उसे किस बैक करती है। अब एक दिन चिन्मू हॉस्पिटल से वापस आ रहा था अपनी मम्मी को देखने के बाद। उसके साथ लिनशिन भी थी। वो उसे बताता है कि उसके हालात कितने मुश्किल रहे थे जब उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। उसे उल्टे सीधे छोटे मोटे काम करने पड़े, अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी ताकि अपनी मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स पे कर सके, और इसी वजह से वो चीशान के पैसों पर उसके डैड की विल चेंज करने के लिए उस घर में गया था। इस पर वो आज भी शर्मिंदा है। लिनशिन को उससे बहुत सिंपथीज होती हैं, वो उसे हक कर लेती है, लेकिन इतने में उन्हें सामने से गुंडा आता हुआ दिखाई देता है। ये अब की बार जेशिंग गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चिन्मू पर दूसरा अटैक था। वो लोग उस पर हमला करते हैं। इस बीच वो लिनशिन को भगा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिनशिन आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि उसने ऐसे एक्टिंग की थी कि जैसे वो पुलिस को बुला कर ले आई है, उनका नकली सायरन बजा दिया था। अब वो घर ले जाकर चिन्मू को पट्टी बांधती है और उससे कहने लगती है कि तुम कितनी दफ़ा मुझे इसी तरह से बचाते रहोगे और मुझे अपने एहसान तले दबाते रहोगे। वो बोलता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा न डरो। चिन्मू से वादा लेता है कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम खुद चीशान का मुकाबला नहीं करोगी, सीधा पुलिस के पास जाओगी, और उसके कुछ सबूत हैं फ्रॉड के जो कि जाओ के पास मैंने रखवाए हैं, वो सीधा उनको देना। वो एक दफ़ा जेल में चला जाएगा, तुम सुरक्षित होकर कहीं छुप जाना। चिन्मू की नज़र में लिनशिन की सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन लिनशिन ये सुनकर सैड हो जाती है जब वो अपने ख़त्म होने या उसकी ज़िंदगी से जाने की बात करता है। अब वो उसे सुला देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। अब उसके बाद वो सीधा जाता है चीशान के पास, उसका गिरेबान पकड़ लेता है। उससे कहने लगता है कि तुम बार बार गुंडे मेरे पास भेज रहे हो। तो आगे से वो भी कहने लगता है कि हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने तुम्हारे ख़त्म करने के पैसे दिए हैं वो 3 दफ़ा तुम पर अटेम्प्ट करेगी, और आज तक उन्होंने कभी अपना टारगेट मिस नहीं किया। चिन्मू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी ख़त्म कर दूँ तो कोई क्लाइंट ही नहीं रहेगा, तो वो लोग मुझ पर हमला भी नहीं करेंगे। यहाँ पर उनके बीच एक डील हो जाती है, क्योंकि चिन्मू को डर था कि मेरी वजह से लिनशिन को भी खतरा है। तो यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि लिन ग्रुप के 51% शेयर्स अगर तुम मेरे नाम पर कर दो और इसके साथ साथ लिनशिन की ज़िंदगी से भी चले जाओ तो उसकी सेफ्टी की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। चिन्मू ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि ना मुझे उन शेयर्स की कोई परवाह है, ना ही पैसे की, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिनशिन है। अब वो जैसे ही कमरे में आता है तो पता चलता है कि लिनशिन ने उसकी बर्थडे के लिए आज केक मंगवाया हुआ है। बहुत सालों से उसने बर्थडे नहीं मनाई थी। चिन्मू से कहने लगता है कि मुझे बर्थडे का एक प्रेजेंट भी चाहिए, और वो प्रेजेंट ये था कि वो उसे किस करना चाहता है। यहाँ पर पहले तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, लेकिन उसके बाद उसे किस कर लेती है। अब चिन्मू भी बहुत खुश होता है और उसे किस बैक करता है। एक तरह से लिनशिन ने भी अपना लव उसके सामने कन्फेस कर दिया था। वेल, अब नेक्स्ट डे हमें एक और बात पता चलती है, और वो ये थी कि चिन्मू की बैक पर एक स्कार है, और वो तब आया था जब कुछ सालों पहले लिनशिन की जान को खतरा था। उसकी गाड़ी में ब्लास्ट होने वाला था, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर उसे चिन्मू नहीं बचाया था। और जैसे ही वो बाहर निकला था तो एक कांच उसकी कमर पर लगा था, लेकिन उसे तो ये लगता था कि इतने सालों पहले मुझे जिसने बचाया है वो चीशान है। इसी वजह से उसने उसे अपना फियांसी भी बना लिया था और उस पर भरोसा भी करती थी। अब उसके बाद शाम को खड़े होकर वो दोनों सनसेट का नज़ारा देखते हैं। लिनशिन आज बहुत खुश थी। चिन्मू उससे पूछता है कि मेरी फीलिंग्स तो तुम्हें पता ही है, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से भी सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो लिनशिन उससे कहती है कि कल रात को जब मैंने तुम्हें किस की थी तो फीलिंग्स तो क्लियर हो ही गई होंगी। इस बात पर वो दोनों स्माइल करते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिनशिन उठती है तो वो देखती है कि चिन्मू उसके घर पर नहीं है। उसे लगता है कि वो मुझे छोड़कर चला गया।
उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। लेकिन चिन्मू ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जीशिंग ऑर्गेनाइजेशन को उसकी और लिनचिन की सुपारी मिली हुई थी। अब तीसरा अटैक वो बर्दाश्त करेगा अकेले ही, ताकि लिनचिन पर कोई भी आंच ना आए। वो उसकी सुरक्षा के लिए उससे दूर हुआ था और इसके साथ ही वो जाओमू से कहता है कि आज एक थर्ड अटैक मुझ पर होने वाला है। मैं जानता हूँ कि आज का अटैक सबसे ज्यादा घातक होगा, और उसे बहुत सारी फाइल्स और अपना एक क्रेडिट कार्ड भी देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सारा पैसा लिनचिन का है, जो कि उससे धोखे से चीशान ने लिया था, और उसके डैड के शेयर्स भी। ये सारा कुछ उसे लौटा देना। लेकिन जाओमू ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि चिन्मू को कुछ हो। लेकिन चिन्मू ने उससे वादा ले लिया था कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम लिनचिन की सुरक्षा करोगे। अब जाओमू उससे किया हुआ वादा पूरा करने के लिए लिनचिन के पीछे पीछे जाता है, लेकिन उसे फासला रखे हुए था। लिनचिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतने स्मार्ट नहीं जितना कि मेरा चिन्मू है, प्लीज मुझे उसके पास ले जाओ। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो वो कहने लगती है ठीक है, मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। उधर हमें चिन्मू को दिखाते हैं, उसने अपने लास्ट अटैक में भी अपनी जान बचा ली थी, और इसके साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके एक लेटर छोड़कर जाती है और कहती है कि अब हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। 3 अटेम्प्ट्स का हमारा रूल है जिसे तुम बच गए हो, तुम इनक्रेडिबल हो। लेकिन इसके साथ ही जाओमू ने लिनचिन के नाम का बहाना करके कि वो खतरे में है, उसे घर पर बुला लिया था। आगे देखता है तो दोनों ड्रंक बैठे हुए थे। जाओमू कहता है आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़की ने मुझे ट्रैप किया। लिक्वर पीने का मुकाबला लगाया, लेकिन मैं इससे हार गया। अब बैठ हारा हूँ तो तुम दोनों आपस में जो मर्जी करो, मैं तो चला। यहाँ पर लिनचिन ड्रंक थी और वो बार बार चिन्मू के क्लोज आती, उसे स्वीट स्वीट बातें करने लगती है और उसे ये भी बताती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पर चिन्मू भी उसे किस करने ही वाला था कि इतने में वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिनचिन ने उसके लिए नाश्ता बनाया हुआ था। वो उससे कहती है कि मैं ड्रंक थी, इसकी वजह से कल तुम्हारी चोटें नहीं देख सकी, और अब उसके लिए वो कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही थी। यहाँ पर वो उसके लिविंग एरिया में कॉफ़ी बीन्स तलाश कर रही होती है कि उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। वो वही पढ़ लेती है, उसके बाद शॉक में चली जाती है। उसे पता चलता है कि मेरे डैड ने कंपनी के 50% शेयर्स चिन्मू के नाम पर किए हुए हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? और इसके साथ साथ चिन्मू ने लिनचिन की सारी डिटेल्स, उसकी पसंद नापसंद, उसका बायोडाटा भी रखा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो जानबूझकर उसकी लाइफ में आया उसे टारगेट करने के लिए। वो उससे पूछने लगती है कि ये सब क्या है, तो वो कहता है कि इसके पीछे एक राज है, और अगर मैंने तुम्हें वो बता दिया कि तुम्हारी और मेरी फैमिलीज के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, तो फिर हमारा रिश्ता इस लेवल का नहीं रहेगा, तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। लिनचिन कहती है कि अगर मुझे तुम सच नहीं बताओगे, लास्ट मौका है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये कहती हुई वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर लिनचिन के पास यूवे आती है, और अब की बारी लिनचिन एक्टिंग नहीं करती ब्लाइंड होने की, और यूवे उससे कहने लगती है कि मुझे पहले ही शक था कि तुम ठीक ठाक हो, और इसके साथ ही वो उसे तंग करने लगती है। कहती है कि चिन्मू पर तुम बड़ा ही भरोसा करती हो ना, तुम्हारे डैड, उन्होंने चिन्मू के डैड को मारा है। एक तरह से उन्हीं की वजह से उन्होंने खुद की जान ली थी। उन्हें धोखा जो दिया था तुम्हारे डैड ने, तो अपने डैड को बहुत महान समझती हो, वो इस तरह के इंसान थे। और मेरे डैड हमेशा, उन्होंने तुम्हारे डैड की ड्राइवरी की, उनके सर्वेंट बने रहे, इसी वजह से तुम हमेशा मुझसे सुपीरियर थी। एक्चुअली वो उसे खुद से सुपीरियर नहीं देख सकती थी, इसीलिए उससे जेलस थी, और अब चाहती थी कि इसने मेरे और चीशान के बीच में दरारें पैदा की हैं, तो इसको और चिन्मू को भी मैं इकट्ठा नहीं रहने दूंगी। वो उन दोनों की दुश्मनी का उसको बताती है, चाहती थी कि चिन्मू से दूर हो जाए। जबकि उधर चीशान, उसका बुरा हाल था। उसे भी पता चल गया था कि जीशिंग का तीसरा अटैक भी चिन्मू सह गया है, तो अब तो मैं बुरी तरह से हार चुका हूँ। इतना पैसा भी लगा दिया उसकी सुपारी देने के लिए, 60 मिलियन वो मुझसे लूट गया, और 51% शेयर भी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं लिनचिन को मना लूं और उससे शादी करूं, इसी तरह से कुछ हासिल कर सकता हूं। यूवे को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि चीशान इतने अरसे से मुझे यूज कर रहा था, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। चीशान जाता है और लिनचिन से सॉरी करता है, कहता है कि मुझे यूवे ने भड़का दिया था, उसी की वजह से मैं उसकी बातों में आ गया और तुम्हारे साथ डिसलॉयल हुआ। पर लिनचिन कहती है कि इस तरह से मुझे धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने देख लिया था, तुमने ही मेरे डैड को मारा है, क्योंकि तुम उनके बाल चुराने के लिए मेरे कमरे में आए थे। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता तो तुम ऐसी हरकत ना करते। अब चीशान सोचता है कि एक्टिंग का कोई फायदा नहीं। वो भी उसके सामने अपने असली रंग में आ जाता है और कहता है, अच्छा तुम्हारे डैड को मारा, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा?
वो कहने लगती है ठीक है, हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये सुनते ही वो उसे कहने लगता है मारूंगा नहीं, तुमसे तो मैं शादी करूंगा। अब वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है कि इतने में चिन्मू आ जाता है और आकर लिनचिन को बचाता है। चीशान को वो भगा देता है और फिर लिनचिन पर गुस्सा करता है कि यहाँ पर कैमरा रखकर तुम उससे बातें करके एविडेंस हासिल कर रही थी, कितनी दफ़ा मना किया है खतरे के सामने ना जाओ। और इसके साथ ही साथ वो उससे कहने लगता है कि देखो, मैं इसीलिए ये सारा कुछ तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम्हें जब पता चलेगा कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ क्या किया है तो उसके बाद तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकोगी। वो आगे से कहने लगती है कि देखो, मेरी फैमिली तुम्हारी कर्जदार है और तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि अब मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकती, और प्यार तो बराबरी की सतह पर होता है। तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से बर्बाद हुई, मेरे डैड की वजह से, तो कहीं ना कहीं गुनाहगार मैं भी हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझसे फासला रखो और मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। तुम जितना दूर मुझसे जाओगे उतना ही तुम्हारी लाइफ में सेफ्टी और शांति आएगी। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। ये कहते हुए वो उसे खुद से दूर जाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसकी ड्यूटी करता रहता है। उसका बॉडीगार्ड, उसका असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही रहता है, लेकिन उससे फासला रखता है। वो भी उससे बहुत कोल्ड हुई थी। इवन के जब वो एक जगह जा रही थी तो वो खुद बारिश में भीगता रहता है, लेकिन उसके छाता के नीचे नहीं आता। इसी वजह से बेचारा बीमार हो जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि वो बीमार हो गया है कोल्ड लगने की वजह से, और पहले भी इतने सारे घाव थे, इन्फेक्शन का डर है, तो वो परेशान होकर उसे पूछने के लिए आ जाती है। चिन्मू कहता है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो और फिर मेरी फिक्र भी करती हो। तो वो आगे से कहती है तुमने मुझसे कोई कम झूठ बोले हैं क्या? अब मैं भी झूठ बोलूंगी। और उसे बोलने लगती है कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी कोई फिक्र होती है। तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल मीनिंगलेस हो। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेता है। वो भी उसे किस बैक करती है और इसके साथ ही वो लोग अपनी सारी नफरतें और फासले भुलाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब उसके बाद एक दफा चीशान ने लिनचिन को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे दोबारा से धमकाने लगता है और मजबूर करता है कि देखो, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा करूंगा, दुनिया के सामने हम दोनों फियांसी हैं, इसलिए चुपचाप शादी कर लेते हैं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बदनामी हो? ये कंपनी ही तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी है, इसे बचा लो। और तुम जानती ही हो मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर तुमने मेरे साथ अग्रीमेंट ना किया तो फिर मैं चिन्मू को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। उसकी बातें सुनकर लिनचिन बहुत डर गई थी। अब जब वो वापस आती है तो चिन्मू उसे हक कर लेता है। वो उसे कहने लगता है कि मैंने सपने में देखा था कि जैसे तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। लेकिन लिनचिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो सिर्फ खाना खरीदने के लिए बाहर गई थी। अब उसके बाद लिनचिन यूवे से मिलने के लिए जाती है और अपनी वही एंगेजमेंट रिंग उतार कर उसे दे देती है। उसे कहती है कि मेरे मन में चीशान के लिए तो जो नफरत है सो है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे धोखे की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड थी। इसके साथ ही उसे कहती है कि ये रिंग तुम्हें पहनने का हमेशा से शौक था, मैं यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। अब उसके बाद चिन्मू को एक और बात पता चलती है। लिनचिन के फादर के साथ चीशान के फादर मिले हुए थे और उन्हीं के ही प्रोवोक करने पर उन्होंने चिन के फादर को धोखा दिया था और इन दी एंड उन्हीं को ही स्केप गोट बना दिया गया था। इसलिए शायद चीशान अब लिन ग्रुप से अपना बदला लेना चाहता है और चिन्मू से भी। ये सुनने के बाद वो जाता है और यूवे से मिलता है और कहता है कि उस दिन की जो फुटेज थी मिस्टर लिन के आखिरी दिन की, उनके स्टडी रूम की, वो सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगी थी। उसमें कुछ ना कुछ तो था चीशान के खिलाफ जो तुमने एडिट किया था। अगर कभी तुम्हारा मन बदले, तुम वो देना चाहो तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। अब चिन्मू को असल मोटिव तो पता चल चुका था और वो ये था कि हर हाल में चीशान ने लिन ग्रुप को हासिल करना है, क्योंकि उसने एक्चुअली अपने डैड की डेथ का बदला लेना था। और ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं थी। इसी बात पर उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और यहाँ पर चीशान उसे धमकी देकर जाता है कि मैं हर हद तक जाऊंगा अपना रिवेंज लेने के लिए। अब इसके बाद वो यूवे से मिलने के लिए जाता है और उसने चोरी चोरी देख लिया था कि यूवे ने वही फुटेज अभी तक संभाल कर रखी हुई है जिसमें चीशान के खिलाफ सबूत है। अब इसी बात को लेकर यूवे की और चीशान की आपस में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर चीशान एक वास उठाता है और यूवे को मारने लगता है और इन दी एंड वो उसे खत्म कर देता है। वो चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे और वो एक मेमोरी कार्ड और उसका लैपटॉप क्लियर करता हुआ उसके घर से निकल जाता है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि लिनचिन और चिन्मू दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। आज लिनचिन उसे बहुत सारा ड्रिंक कराती है, उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। यहीं से ही चिन्मू को शक हो जाता है कि जैसे ये मुझे जानबूझकर ड्रिंक करा रही है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो नींद उसे ज़्यादा आई हुई थी और उसके जागने से पहले ही चिन्मू वहाँ से जा चुका था और कहता है कि तुम्हारा काम नहीं मेरी सुरक्षा करना, मेरा काम है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। एक्चुअली चिन्मू आज चीशान से आखिरी मुलाकात के लिए गया हुआ था और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और चीशान उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा सारा कुछ छीन लिया है,
और अब मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। चिन्मू कहता है कि मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, बस लिन शिन पर कोई हाथ ना डाले। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इन सारे गुंडों से मुकाबला करूंगा, और अगर आज मैं बच गया तो तुम लिन शिन की लाइफ छोड़कर चले जाओगे। और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे जिससे उसकी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि उधर जाओ मुंह को दिखाते हैं। वो आज यूवे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक मेमोरी कार्ड था जो कि वो छुपाने में कामयाब हो गई थी, और उसी में एक और कॉपी थी उसी वीडियो की, जिससे साफ पता चलता था कि ची शान ने ही मिस्टर लिन को मारा था। जबकि उधर चिन्मू, उसकी स्किल्स बहुत कमाल की थी। वो उन सारे गुंडों से बहुत सारी मार खाता है, लेकिन इन दी एंड खुद भी जख्मी था। उन सब से मुकाबला करने के बाद चीशान आ जाता है और कहता है कि अभी मैंने तो तुम्हें मारना शुरू भी नहीं किया। और यहाँ पर एंड टाइम पर लिन शिन भी पहुंच जाती है, जो कि चिन्मू को बचाने की कोशिश करती है। और उन दोनों का प्यार देखकर चीशान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने निशाने पर रख लेता है लिन शिन को और उससे कहने लगता है, चिन्मू आओ और मेरे सामने झुको और भीख मांगो लिन शिन के लिए। लिन शिन तो बहुत रोकती है, लेकिन चिन्मू उसके सामने वो भी करता है और उससे माफी भी मांगता है। ये सारा कुछ वो सिर्फ लिन शिन के लिए कर रहा था। अब वो उसे चिढ़ाने के लिए जैसे ही लिन शिन को एक किस करता है तो वो उठता है और उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट होती है और चीशान बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दी एंड बेचारा चिन्मू भी बहुत बुरी हालत में था और ऐसा लगता है वो भी मुश्किल ही है कि बच पाए। लिन शिन उसे देखकर बहुत रोती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। वो उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि कहा था ना तुम खुद को खतरे में न डालो, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि चीशान के खिलाफ सारे सबूत भी मिल चुके थे और फ्रॉड और मर्डर का केस भी उस पर चला था, उसे सजा हो चुकी थी। और उसके बाद लिन शिन एक बुके प्रिपेयर कर रही थी अपने डैड की कब्र पर जाने के लिए, और जब वो बाहर निकलती है तो चिन्मू बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था। उसका बॉडीगार्ड अब उसका सारी जिंदगी के लिए साथी बन चुका था। वो दोनों इकट्ठे बहुत खुश नजर आते हैं, उनकी लाइफ में सारा कुछ सेट हो चुका था। और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।